हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 2 के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिख के पढ़ा था और हमने लिख के क्या क्या देख लिया था। लिख के हम लोगों ने देख लिया था ऑर्डर, देख लिया था मॉलिक्युलरिटी, देख ली थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देख ली थी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों तरह की रिएक्शन हम लोगों ने देख ली थी। इतना हम लोग देख चुके थे, पहले से बात हमें पता है ना। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जब अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, की ऑर्डर के हिसाब से कितने तरह की रिएक्शन होती हैं और उन रिएक्शंस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को पढ़ने के कितने हमारे पास टूल्स अवेलेबल है और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास से कम एक क्वेश्चन पिछले 3 साल से लगातार एडवांस में आ रहा है जो आज की क्लास से ही रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा ही देखना पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट कि आप एक देख लो और उसे छोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कि हम लोगों की एक प्यारी सी वेबसाइट है जिसका नाम texturcam.in है। वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना बैच पे क्लिक करके प्रॉब्लम शीट और लेक्चर नंबर के हिसाब से लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लेक्चर का नोट्स का डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली हम लोगों ने यूट्यूब में पिन कर रखा है, वहाँ से जाके भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और सब कुछ फ्री है एज ऑलवेज। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी ये चैनल देखे कम से कम उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 10 लोगों को इसे शेयर करे और सब्सक्राइब करवाए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी हम लोग आगे इस पर इनपुट और लगा पाएंगे और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ के लिए तुम जानते ही हो कि कंटेंट बनाने के लिए भी आजकल मतलब रिसोर्सेज चाहिए ना यार, सिंपल बात है। तो कम से कम जो हम लोगों के प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम एक बच्चा देखे और 10 लोगों को शेयर करें, मिनिमम 10 को। ठीक, जो ज़्यादा को कर देगा उसके लिए हम प्राइज़ मनी रखेंगे। प्राइज़ मनी नहीं, मतलब एप्रिसिएशन, उसके थैंक यू अलग से। प्राइज़ मनी तो कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। आज की क्लास भी लिख के ही होगी, मैंने जैसा पिछली क्लास में कह दिया था कि अब 2 क्लासेस के बाद ये रिव्यू करेंगे कि लिख के पढ़ाना है या फिर लगातार जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही नोट्स लिख के लाऊं या फिर लिख के पढ़ाऊँ, ये तुम लोग डिसाइड करके बताना। जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे हम लोग पहले देख चुके हैं, हम ऑर्डर के बेसिस पे रिएक्शंस को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो इसमें हमें देखनी है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो। तो ये बात लिख सकते हैं, अ रिएक्शन whose rate does not depend upon the concentration of reactant is called zero order reaction। उसे हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं कि मान लिया हमने कोई रिएक्शन ए से पी हो रही है, टी इक्वल्स टू 0। जब हमने रिएक्शन शुरू की थी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए नॉट था, ये 0 था। टी इक्वल्स टू टी पे ये कुछ घट के ए टी बचा, या फिर ए टी लिख लेते। चलो टी इक्वल्स टू टी पे कुछ ए टी बचा। ठीक है, अब हमें रेट लिखना है तो आर इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। सिंपल बात है, माइनस ऑफ डी ए, आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी लिख देंगे। डी ए बाई डी टी को लिखेंगे के इंटू ए की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 0। वेयर के इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट, और ये कैसा के है? स्मॉल के है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है हमारा। तो हमने लिख लिया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। तो माइनस डी ए इज इक्वल्स टू हो गया के डी टी। इंटीग्रेट कर दिया, टाइम को 0 से टी किया, और जब टाइम 0 था तो लिमिट लगा के इसे ए टी कर 0 कर दिया, ए कर दिया या ए नॉट कर दिया।
और टाइम टी पे इसे AT कर दिया। ठीक, सिंपल है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। तो K की वैल्यू आ जाएगी 1/T A0 माइनस A। तो ये आ गया जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ, जिसमें हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगर हमसे कोई ग्राफ प्लॉट करवाए, अगर हमसे कोई ग्राफ प्लॉट करवाए किसका, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो, ये क्या है, ये नंबर तो कांस्टेंट है, ये नंबर कैसा है, ये नंबर तो कांस्टेंट है यार, देख रहे हो ना मेरे भाई, ये नंबर कांस्टेंट है, और इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप के साथ इसे अगर हम प्लॉट करना चाहें, या इसे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन को तुम्हारी सुविधा के लिए, तो t इज इक्वल टू लिखते हैं 1/K इंटू A0 माइनस A टी लिख देते हैं, यहाँ पे भी t लिख देते हैं, और ये इसका बड़ा ब्रैकेट है कि यहाँ पे भी लगा देता है। ठीक, तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी एक, और जिसकी स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1/K। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/K, सॉरी, स्लोप की वैल्यू K हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू K हो जाएगी। मतलब अगर हम इसे वैसे लिख लें तो KT इज इक्वल टू आ जाएगा A0 माइनस AT, तो AT की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A0 माइनस KT। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं सर। ठीक, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्लोप कितना आ गया, 1/K, मतलब स्लोप आ गया K, ये आसानी से बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब रिएक्शन शुरू हुई है तो रिएक्शन शुरू होकर क्या होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्शन का क्या होगी, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, यानी हाफ लाइफ पे हम पहुंच गए होंगे। तो अगर हमें हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहीं डाल लेते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आधी रिएक्शन बची नहीं, आधी हो गई। ये शब्दों का ध्यान रखना कि कितनी बची, इससे मतलब नहीं कितनी हो गई वो बताता है। जैसे अगर T/3 3/4 लिख दें, T 3/4 लिख दें, यानी 75% रिएक्शन हो गई है, तो बची कितनी, 1/4 बची, तो उसे T75 कहेंगे। तो T हाफ का मतलब है हाफ बची नहीं, हाफ हो गई है। शब्दों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं क्या कि हाफ लाइफ is the time when half of the reactants are converted into products। when half of the reactants are converted into product, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिकली अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो एट T इक्वल्स टू T हाफ, A0 माइनस AT की वैल्यू जो होगी वो A0/2 बची होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि AT की वैल्यू कितनी बची होगी, A0/2, क्योंकि हाफ लाइफ है, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/T हाफ A0 माइनस A0/2। तो हम T हाफ की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं यहाँ से, A0/2K। इसे डिब्बा बना दिया, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं याद करोगे तो डेराइव हो जाने चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये आसान काम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि T हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 के। T हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 के
प्रोपोर्शनल है। अगर हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने की कोशिश करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा भाई? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर इज इक्वल टू क्या लिख दें, के इंटू ए की पावर 0, और रेट कांस्टेंट की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, रेट को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो के की यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी मोल पर लीटर सेकेंड, या फिर इसी को लिख सकते हैं इस तरह से, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, डायरेक्टली सवाल आ जाता है स्कूल में तो हम इसे बता सकते हैं। ठीक, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम देख के नहीं बता सकते, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी, और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग देख के नहीं बता सकते। जो हम देख के नहीं बता सकते तो हम क्या करेंगे, हम उसे या ध्यान रखेंगे कि कौन सी रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट से पता लगा वही हम लिख देंगे। तो एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है वो लिख देता हूँ कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स ट्वाइस HCl गैस। ये कैसी है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक इम्पॉर्टेंट बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे लिखनी है, इम्पॉर्टेंट है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री बिकॉज फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। Order and molecularity are always same for an elementary reaction, and molecularity can never be zero, but the order is zero. So here the molecularity and the order is not same. That's why a zero order reaction is always a complex reaction. क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जीरो वैल्यू नहीं ले सकता है, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। वो हमेशा कैसी रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताना भाई, बिल्कुल क्लियर। दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल दे रहे हैं कि कुछ लोग अगर कहीं बाहर से देख रहे हो, मतलब साउथ से देख रहे हो या इंडिया के बाहर से भी देख रहे हैं लोग शायद, तो उन्हें भी पता लगता रहे। लेकिन सबकी शर्त नहीं है यार कि प्लीज़ 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 एक बच्चा 10 को शेयर करेगा और हर बच्चा ऐसे शेयर करेगा तो हम लोग जीपी बनाएंगे फटाफट, है ना। तब फिर लाइव आ पाऊँगा, नहीं तो फिर मैं लाइव बहुत मुश्किल है आना मेरे लिए, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन is always a complex reaction. A zero order reaction is always a complex reaction because molecularity can never be zero. molecularity zero नहीं हो सकती, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स ही होगी। देयर इज नो वे आउट। ठीक, अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे चलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है, इसे हमें डिटेल में पढ़ना ही होगा। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के 1 के पावर के हिसाब से वेरी करे। तो हमने रिएक्शन लिख ली, ए से कुछ पी बन रहा है, टी इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए ले लिया और टी इक्वल टू टी पे ए ले लिया। ठीक, ए नॉट ले लिया और ए ले लिया। तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी जो होगा, माइनस इसलिए है क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ए क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी लिखा। दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। तो माइनस डी ए अपॉन ए को अलग कर ले वेरिएबल सेपरेबल से और के डी टी लिख लें। 0 से टी, ए नॉट से ए। अब जो माइनस डी ए बाई डी है, अगर जो पहली बार देख रहे हैं माइनस डी ए बाई डी ए, या लिखें अगर हम लिख दें कि सिंपल लैंग्वेज में लिख दें कि इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स का जो आंसर आता है वो एल एन एक्स आता है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन ए माइनस साइन के साथ ए से
ए नॉट और ये के टी हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल एन ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी। तो हम के टी को लिख सकते हैं एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए एल एन की प्रॉपर्टी, और एल एन को लॉग के फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख देंगे के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। ये फॉर्मूला बहुत प्रचलित है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अच्छा, जब ये इक्वेशन यहाँ तक बन गई तो अगर हम इसे इस तरह से भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए। तो ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई टू द पावर के टी के। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इस फॉर्मेशन को भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिलेबस में, इसलिए हम इसे कई फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब फॉर्मेट्स को याद रखेंगे। ठीक, अगर ये ऐसा इक्वेशन बन गई है तो अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट करें, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, ये ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ की तरह डिक्रीज करेगा। तो ये किसी पॉइंट से शुरू होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा। ठीक, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा, तो यहाँ पे टाइम लिख देता है। अगर हम बनाए लॉग ए वर्सेस टी का, तो लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा, लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ अगर बनाना चाहो तो ऊपर वाली इक्वेशन देख लो, ये वाली, ये लॉग ए वर्सेस टी का बनाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आएगा और ए नॉट उसका क्या आएगा, इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ ए नॉट, और स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस के अपॉन 2.303। क्योंकि लॉग बना रहे हैं, एल एन के बीच में नहीं बना है, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देखी। क्या करा हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देखा, धीरे धीरे इंटीग्रेशन करते गए, और बिल्कुल भी दिमाग की ज़रूरत इसमें पढ़ने वाली है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिमाग तुम्हारे पास तेज है, तुम लोग तो तेज लोग हो ना यार। तो अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स करा, तो ए से हमने पी बनाया, टी इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए ले लिया, 0 था। टी इक्वल्स टू टी पे मोल्स इसके ए माइनस एक्स हुए तो एक्स हो गए। तो हम डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हम एक्स में माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, प्लस साइन ले रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी प्लस लिखा हमने। तो ये रेट हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं फिर से, इसमें इंटीग्रेट करते हैं। 0 पे x की वैल्यू 0 थी और t पे x की वैल्यू x थी। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। सिंपल। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान रखेंगे, और ऊपर तो हमने जो डिब्बे बनाए तो उन्हें भी हम ध्यान रखेंगे। अब अगर हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी हो, इतनी बात समझ में आ रही है तो आसान है, मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, इससे तो स्लो क्या ही करो भाई, तुम साथ साथ लिख रहे हो, जहाँ पे तुम्हें लगे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे पॉज कर दो, क्योंकि डिराइव करना था इसलिए मैंने लिखने की सोची, और भी इसमें बात थी, लेकिन अब तुम इसके बाद फीडबैक भी दोगे ना कि लिखना तरीका ठीक है या नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ध्यान रखना, अगर लिख लिख के बहुत पढ़ाएंगे तो कोर्स नवंबर में से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, दिसंबर तक पहुंच जाएगा,
क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा ना यार, समय तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो है, तुम्हारे पास नहीं है, कितने लेक्चर देख लोगे। एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, एट टी इक्वल्स टू टी हाफ ए बिकम्स ए नॉट बाई टू, या ए माइनस एक्स बिकम्स ए बाई टू, तो एक्स की वैल्यू ए बाई टू आ जाएगी। ठीक, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/t हाफ लॉग ऑफ या ln ऑफ ए नॉट अपॉन टू। तो टी हाफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/k ln टू। अब याद रखना यार कि कुछ कुछ वैल्यूज़ लॉग की हम याद रखेंगे, जैसे कि लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, लॉग 3 की वैल्यू, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, पेपर में सवाल लगाते समय ये ध्यान रहेंगी तो अच्छा रहेगा। लॉग 5 की वैल्यू 0.0699 होती है, लॉग 8 की वैल्यू 845 होती है। इतनी वैल्यूज़ कम से कम याद रखोगे तो जीवन आसान रहेगा, और कुछ नहीं है। तो ln 2 में हम क्या लिखेंगे, ln 2 में हम क्या लिखते हैं, 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई के, ये टी हाफ के बराबर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल आ गया ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 के, यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन of first order reaction does not depend upon the concentration of रिएक्टेंट, और इसीलिए ये रिएक्शंस कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती हैं, अनवरत काल तक चलेंगी, इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगी। ठीक, अब अगर हमें यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी हो, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए, तो ये हो गया मोल पर लीटर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो के की यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स, के की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स आ गई। ठीक, तो यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स है। इधर ये नीचे लिखा रहता है, गंदा गंदा नहीं लिखते। अब अगर टी हाफ का हम ग्राफ बना दें कॉन्सेंट्रेशन के साथ, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा था, तो टी हाफ का ग्राफ हमेशा सिंपल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखने में हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है वो सारी कैसी हैं, वो हमारी सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। इसीलिए जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था उसमें भी रेडिएशंस अभी तक निकल रहे हैं, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कभी भी जीरो टेंड करेगा लेकिन ज़ीरो होगा नहीं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख देते हैं, all the radioactive reactions are फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस है कैसी हैं, ये सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं सारी की सारी। अब नंबर 2 देखते हैं, नंबर 3 देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। बस सेकंड ऑर्डर तक ही देखेंगे, फिर nth ऑर्डर देख लेंगे। ये चैप्टर निहायत ही सरल है, इसमें कोई कठिन बात ज़्यादा है ही नहीं करने के लिए, तो अननेसरी से कठिन भी नहीं बनाते हैं ना। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि ए से कुछ पी बन रहा होगा, तो टी इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए ले लिया, और टी इक्वल टू टी पे कुछ ए नॉट ले लें, सॉरी उल्टा लिख दिया यार,
ए नॉट ले लें और ए ले लें, तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के इंटू ए का होल स्क्वायर। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल करके अलग कर लेंगे, तो माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। 0 से टी इंटीग्रेट करेंगे, ए नॉट से ए इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नॉट। बड़ा सिंपल सीधा सच्चा फॉर्मूला, सीधे सीधे निकल आता है। जब टी हाफ निकालेंगे फॉर टी हाफ, यानी हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/t हाफ, ये हो जाएगा 1/, अच्छा चलो ऐसा लिख देते हैं 2/a नॉट माइनस 1/a नॉट। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो टी हाफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/k इंटू 1/a नॉट के बराबर आ जाएगी। ठीक, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसकी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल देता हूँ, तो ये भी एक आसान काम है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी हमने किसके बराबर लिखा था, के इंटू ए का स्क्वायर, तो मोल पर लीटर हो गया, सेकंड हो गया, और एक के इंटू मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू हो गई लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यूनिट देख के भी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो रही है। ठीक, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसानी से हो जाना चाहिए। अब अगर अलग अलग रिएक्टेंट ले लो, ए और बी ले लोगे, तो ए में से एक्स घटा देना, बी में से एक्स घटाना, और फिर हम लोग वीएन थ्योरम का यूज़ करके या फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, वो मतलब ईजी है, तो मैं लिख दे रहा हूँ घर पे करना होमवर्क के लिए। चलो, कि ए प्लस बी गिव्स पी है, टी इक्वल टू 0 पे इसके ए मोल से इसके बी थे 0 थे, टी इक्वल टू टी पे ये ए माइनस एक्स हो गया, ये बी माइनस एक्स हो गया, ये एक्स बना। तो हमें डी एक्स बाई डी टी लिखना है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, ये अब तो इसे वेरिएबल सेपरेबल करके कर ही लोगे, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की। सिंपल है, आसानी से चल रहा है, ये क्लास तो बड़ी आसान चल रही होगी, मज़ेदार। इसमें तो कमेंट करके बताओ यार कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तो ये क्या है, ए से कुछ पी बन गया, टी इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट था, टी इक्वल टू टी पे ये ए था, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो गया, के इंटू ए की पावर एन के बराबर हो गया। तो जब इसे वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/t इंटू एन माइनस 1 टाइम्स 1/a की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a नॉट की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। जब टी हाफ निकालोगे, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो टी हाफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/k इंटू एन माइनस 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये जनरल एक्सप्रेशन निकल आया टी हाफ के लिए, बट n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये होल्ड नहीं करेगी। तो टी हाफ को हम लिख सकते हैं कि टी हाफ इन जनरल जो प्रोपोर्शनल होता है वो ए की पावर n माइनस 1 के होता है, ये हम लिख सकते हैं। और जो यूनिट आ जाएगी उसी मेथड से जब यूनिट निकालोगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के निकालोगे तो आ जाएगी मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड की पावर माइनस 1। सिंपल, तो ये यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी आ जाएंगी, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, आसानी से सवाल
लग जाना चाहिए। इसका आपको सवाल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द T3/4 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स रिलेशन टू इट्स हाफ लाइफ। तो T3/4 निकालना है। T3/4 कैसे निकालेंगे? आसान सवाल है, देखते हैं। ए से क्या बन गया? P बन गया। तो T इक्वल्स टू 0 पे ये A0 था, T इक्वल्स टू T पे कितना आ गया? A आ गया। अब ये 3/4 हो गई रिएक्शन, तो ये कितना बचा? A/4 बचा, और ये कितना बन गया होगा? 3A/4 बन गया होगा। ये A0/4 बचा और ये 3A0/4 बन गया होगा, क्योंकि A0 में से ही माइनस हो रहा है और 3/4 रिएक्शन हो चुकी है, 1:1 की रेशियोमेट्री है, तो ये आगे बढ़ गई। ठीक, तो K की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे? K की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर है 3.303 अपॉन T 3/4 log ऑफ A0 अपॉन A0/4। तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू या T इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K 2 log 2। ठीक, तो 2 log 2 तो हमें पता है। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें, T 3/4 इज इक्वल टू लिख दें 0.693 इंटू 2 डिवाइडेड बाई K। 0.693 अपॉन K होता है T हाफ इंटू 2। तो हम ये T3/4 बता सकते हैं 2 इंटू T हाफ के बराबर होता है। सिंपल बात है, आसानी से आंसर उन्होंने निकाल दिया कि T3/4 जो है वो T हाफ से 2 टाइम्स है। यानी कि अगर जैसे जैसे T3/4 का मतलब 75, तो 50% रिएक्शन हुई, फिर उसके आगे फिर 50% हुई। ऐसे देखो कि A से 50% हुई, 50% हुई रिएक्शन, तो A0 A/2 बचा। फिर इसकी 50% हुई तो ये कितना बचा? A/4 बचा। फिर 50% हुई तो A/8 बचा। फिर 50% हुई तो A0 ही ले लेते, सब जगह A0 लिख रहे, तो A0/16 बचा। तो ये 50% होने के बाद ये बच रही है। ठीक, तो A0/16 तक पहुंचने की कितनी हाफ लगेगी? फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाफ लाइफ में ये A0/16 के बराबर हो जाएगा। पहली में आधा, दूसरी में 1/4, तीसरी में 1/8 और चौथी में 1/16। तो ये सिंपल तरीके का सवाल है। इसी तरीके का एक सवाल है कि शो दैट T99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स T90% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब 90% का मतलब क्या है कि 90% रिएक्शन हो चुकी है, बची कितनी है? 10% बची है। और 99.9% का मतलब है कि 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, केवल 0.1 बची है। तो 100 से शुरुआत कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, एक तरफ 10 आ जाएगा और एक तरफ 0.1 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स अपने आप निकल आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। होमवर्क के लिए सवाल छोड़ देते हैं तुम्हारे लिए, तुम अच्छे बच्चे हो, फटाफट लगा लोगे इसे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं, इसी में और बात करते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अलग अलग मेथड, अब हम मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर उठ रहे हैं और नए मेथड पे चल रहे हैं। तो पहले प्रेशर के टर्म में देखेंगे, फिर आगे चल के हम लोग इसे वॉल्यूम के टर्म्स में भी देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को इतने में तो कर ही लोगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें ये करना है। ठीक, तो पहला इसमें केस देखते हैं, जो आज हम लोग केवल यहीं तक देखेंगे, मतलब यहीं तक इसके सवाल भी देखेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एडवांस में सवाल इसके 3 बार पूछे गए, तो हम लोग वो सवाल भी देखेंगे। ठीक, तो लिखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग gases in closed containers। अच्छा, अगर कंटेनर क्लोज है तो एट ए गिवन टेम्परेचर वॉल्यूम इज फिक्स। फॉर ए क्लोज्ड कंटेनर, भाई ध्यान से सुनना, फॉर ए क्लोज्ड कंटेनर क्या होगा? क्लोज्ड कंटेनर के लिए एक गिवन टेम्परेचर पे वॉल्यूम फिक्स होगा। तो फॉर ए क्लोज्ड कंटेनर वॉल्यूम इज फिक्स्ड
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम पी वी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज करेंगे हर बारी, तो वी फिक्स हो गया तो पी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स किया जाएगा डायरेक्टली। वी और टी तो फिक्स हो गया, आर तो फिक्स है ही पहले से, तो पी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल आ गया। तो अगर हम रिएक्शन लिख दें कि ए गैस से कुछ हमारे पास बी गैस प्लस सी गैस बन रहा है, ए गैस से बी गैस और सी गैस बन रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे हमने इसका जो प्रेशर था वो कुछ पी नॉट ले लिया, और टी इक्वल्स टू टी पे इसे कुछ हमने पी टी ले लिया। तो पी नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, पी नॉट विल बी सेम एज ए नॉट एंड पी टी विल बी सेम एज ए टी। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी टी। एज सिंपल इज दैट, सिंपली आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल है। इसके लिए तो सवाल लगाएंगे तब दिक्कत आनी होगी तो आएगी, अदरवाइज दिक्कत तो इसमें नहीं आनी। तो हमने सवाल भी उठा लिया, देखो भाई तुम्हारी खुशी के लिए, और सवाल देखते हैं। ठीक, अब देखो तुम साथ साथ लिख रहे होगे तो इतना लिखते लिखते हमें लगता है तुम्हें 1 घंटा तो लग ही जाएगा लिखने में। लिख रहे हो, नोट्स बना ही रहे हो, मेरे नोट्स डाउनलोड करके रख लो, पीडीएफ निकाल लो, तुम्हारी राइटिंग भी गंदी हो, लेकिन अपने आप लिखो जरूर। जब ये क्वेश्चन है तो पहले लिखो, इसे अटेम्प्ट करो यार, है ना। मैं 2 मिनट दूंगा इसके लिए कि पहले तुम अटेम्प्ट कर पाओ। पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है। N2O decomposes into N2 and O2. The rate constant, the reactants and the products being all gaseous. If the reaction is first order, develop an expression for the rate constant as a function of time, initial pressure P naught and total pressure PT at time T. ठीक है, तो अब जरा रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखते हैं तो N2O गैसियस ब्रेक हुआ N2 गैस और O2 गैस में। तो अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं, आगे अगली क्लास में बात करेंगे कि अगर रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री भी इन्वॉल्व हो तो के कैसे वेरी करेगा। अभी फिलहाल 1 रखते हैं और हाफ O2 लिख देते हैं। अब टी इक्वल्स टू 0 पे हमने मान लिया इसका प्रेशर कुछ पी नॉट था, हमें गिवन था, ये 0 0 थे। टी इक्वल्स टू टी पे ये पी नॉट में से हमने मान लिया कुछ पी डिसोसिएट हो गया, तो ये पी बन गया और ये भी P/2 बन गया। अब कह रहा है कि फाइनल टोटल प्रेशर जो है, फाइनल टोटल प्रेशर एट टाइम टी, वो हमें गिवन है कितना, वो हमें गिवन है पी टी। तो पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट माइनस पी। देखो भाई ये वाले हम प्रेशर सारे ऐड कर देंगे, इन तीनों को उठा के ऐड कर दें पी टी पे, यही तो पूरे रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर होगा जो पी टी को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो पी नॉट माइनस पी प्लस P/2, तो P से P कैंसिल हो गया, तो पी टी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू आ गया P/2। तो स्मॉल p की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 टाइम्स पी टी माइनस पी नॉट। तो हमने k की वैल्यू लिखी, k की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। p की वैल्यू हमें गिवन है, तो k की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन, अब इसे रखेंगे तो ये 3p नॉट माइनस 2pt के बराबर आ जाएगा। ये आंसर निकल आया, याद नहीं करना है बिल्कुल भी, ये फाइनल आंसर है, इसी को हमें निकालना था, इसे हमने निकाल दिया और सवाल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। ठीक, अब अगर हमसे कोई कह दे कि ग्राफ प्लॉट कर दो यार, ग्राफ प्लॉट कर दो, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया k इज इक्वल्स टू या के टी इज इक्वल्स टू 2.303 log of P नॉट माइनस log of 3P नॉट माइनस 2PT। ठीक, तो अगर हमसे कोई ग्राफ प्लॉट कराएगा, मान लेते हैं ग्राफ प्लॉट कराए 3P नॉट माइनस 2PT, ये नंबर भी कुछ अजीब से लिख के आ सकते हैं वर्सेस टाइम का। अगर हमें टाइम के साथ इसका ग्राफ प्लॉट कराएगा तो ये y हो जाएगा हमारा, ये c हो जाएगा और ये mx हो जाएगा। ठीक, तो निगेटिव स्लोप की लाइन आएगी, ऑब्वियसली निगेटिव स्लोप की लाइन आएगी और ये ग्राफ निगेटिव बन जाएगा, बस ख़त्म कहानी। और यही सवाल डिट्टो बिल्कुल आईआईटी ने पूछ रखा है एडवांस में, जिसे हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ये सवाल हम आसानी से कर पाएंगे, करके देखोगे तो हो जाएगा। एक सवाल मैं और लगा देता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। सवाल पढ़ते हैं। सवाल बड़ा है देखने में, करने में आसान है, आसानी से करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कह रहा है द गैस फेज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम apparatus yields 2 मोल्स ऑफ एसीटोन एंड 1 मोल ऑफ इथेन। अरे बाप रे, बहुत तेजी में पढ़ दिया। चलो दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है कि द गैस फेज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम apparatus yields 2 moles of acetone and 1 mole of ethane। तो देखो ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिखे हैं। इफ द रिएक्शन ओवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डेवलप एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इनिशियल प्रेशर पी नॉट एंड फाइनल टोटल प्रेशर पी टी एट टाइम टी। तो हमें क्या दिया है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड दिया हुआ है। तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो टर्शरी ब्यूटाइल ले लिया और डाई टर्शरी ब्यूटाइल लेना था और पेरोक्साइड लेना था, तो ये बना दिया। अब खास बात यह है कि ये दोनों चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या बनेगा। बनेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन एंड 1 मोल ऑफ इथेन। ठीक है, बन गया। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो इसे ऐसा मान लो A गिव्स 2B प्लस C। ठीक, तो T इक्वल्स टू 0 पे इसका प्रेशर कितना है, P नॉट है। ये कितना है, 0 0। T इक्वल्स टू T पे इसका कुछ P नॉट माइनस P आ जाएगा, तो ये P 2P बन जाएगा और ये P बन जाएगा। तो PT की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बताना जरा। PT की वैल्यू आ जाएगी P नॉट माइनस P प्लस 2P प्लस P। P से P कैंसिल हो गया, तो स्मॉल p की वैल्यू जो आ गई वो आ गई PT माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो K की वैल्यू सीधे सीधे लिख देते हैं। अब तो निकाल दोगे 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PT, सॉरी P नॉट माइनस P, और P की वैल्यू पुट कर दें तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस कितना है PT माइनस P नॉट डिवाइड बाई 2। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 2P नॉट डिवाइडेड बाई 3P नॉट माइनस PT। तो ये आंसर आ गया भाई, देखो आसानी से आ गया, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इजी सवाल था, सीधे से आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका आंसर हमें निकाल के बताना कि आंसर क्या आया। यहाँ तक इसे छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इस सवाल को यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क के लिए है। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट। ये प्रेशर के टर्म में बात हो गई है। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम के टर्म्स में निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालनी हो तो हम ये कहेंगे कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल ही होगा। तो हम लिख देते हैं इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट then we can say कि V is directly proportional to N। तो A naught will be proportional to V naught और AT या AT V naught और AT will be proportional to VT। तो K की वैल्यू हम लिख देंगे 2.303 अपॉन T log ऑफ V naught बाय VT। ठीक, ये सिंपल तरीका था, इसे हम सीधे सीधे देख सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम के
अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं जिन्हें हम टाइट्रेशंस करके बताएंगे। तो एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और दूसरा है H2O2 का डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो उन दोनों को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। वो बड़ी बात है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से करेंगे तभी तुम समझ पाओगे, नहीं तो अभी इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद अभी तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं नहीं छू रहा उस टॉपिक को, क्योंकि उसे छूँगा तो फिर 20-25 मिनट और लगेगा, है ना, तो उसे अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे H2O2 को, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी हम लोग क्या देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे कि मैकेनिज्म से हम लोग रेट लॉ कैसे निकालते हैं, रेट लॉ मैकेनिज्म के थ्रू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और हम लोग बात करेंगे सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स की और पैरेलल काइनेटिक्स की और कॉन्जिगेटिव काइनेटिक्स की। इतनी हम लोग बातें अगली क्लास में करनी है। और एक क्लास इसके बाद और लगेगी जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे अपना अर्नियस इक्वेशन, और चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। तो 2 क्लास और बचेंगी इसके बाद चैप्टर के लिए, 2 या 3, मान लो 3 मैक्सिमम होंगी, तो उसमें हो जाएगा ये। अभी तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि नया टॉपिक छेड़ने का मतलब है फिर बहुत लंबा चलेगा और तुम थक जाते हो, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये काइनेटिक्स में लिख लिख के ही पढ़ा रहा हूँ, कमेंट जरूर चाहिए मेरे को। और हर बच्चा, एक बच्चा 10 बच्चों को रिकमेंड करेगा। अब मैं खुल के कहना पड़ेगा यार, ऐसे तुम लोग कर नहीं रहे हो ना, तो ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।